डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आप सबको ही पता होगा कि 1885 में, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, 1885 में सबसे पहले पामर नाम के साइंटिस्ट ने जो हाइड्रोजन एटम है उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था। और उन्होंने इस स्टडी में ये पाया कि यहाँ पे जैसे विबग्योर जो लाइंस होते हैं, तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में आपको वायलेट के करस्पॉन्डिंग एच डेल लाइन मिल रहा था, वैसे ही आपको इसके करस्पॉन्डिंग रेड के करस्पॉन्डिंग एच अल्फ़ा लाइन मिल रहा था, ग्रीन के करस्पॉन्डिंग एच बीटा और ब्लू के करस्पॉन्डिंग एच गामा। ठीक है, ग्रीन विबग्योर, तो ग्रीन के करस्पॉन्डिंग आपको मिल रहा था एच बीटा और ब्लू के करस्पॉन्डिंग एच गामा। तो ये कुछ लाइंस आपको मिल रहे थे अकॉर्डिंग टू बामर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बाद में ये पाया गया कि जो स्पेक्ट्रम है उसमें एक्चुअली विबग्योर या विजिबल रीजन को छोड़ के अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड में भी कुछ लाइंस मिल रहे थे। तो इसको बताया नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने 1913 में। उन्होंने एक्चुअली इसको कैसे बताया, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और उसके आधार पर इसको बताया। उन्होंने बोर ने यानी कि ये कंसिडर किया कि जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोर ने क्या क्या एजम्पशन लिया था वो हम डिस्कस करेंगे। तो बोर ने सबसे पहला जो एजम्पशन है वो ये लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव तो कर रहा है लेकिन कूलम फील्ड ऑफ फोर्स के अंडर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं कहाँ पे, सर्कुलर ऑर्बिट में अंडर कूलम फोर्स। तो ये आपका पहला एजम्पशन हो गया। लेकिन इस एजम्पशन के साथ में हमको कुछ चीज़ें डिराइव भी करनी है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, वो आपका यहाँ पर आप ले सकते हैं F इज़ इक्वल्स टू ई अपॉन ए स्क्वायर, या फिर इज़ इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं ई स्क्वायर जेड अपॉन ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं न्यूक्लियस जो है आपका, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और न्यूक्लियस का चार्ज कैपिटल E। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का E और न्यूक्लियस का कैपिटल E ले रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अल्फ़ा जो है वो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अल्फ़ा या ए से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ये डिस्टेंस है किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। और E इज़ इक्वल्स टू जेड ई हमने लिख दिया, कैपिटल जेड ई हमने लिख दिया, सॉरी, कैपिटल E इज़ इक्वल्स टू जेड ई। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर कि Z जो है वो आपका एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, इस तरीके से हम इसको लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, यही फोर्स जो है बोर का ये कहना था ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप इक्विलिब्रियम कंडीशन ले तो वहाँ पर ई स्क्वायर जेड अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। आप ए भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, यह आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर जेड अपॉन एम अल्फ़ा। आप लिख सकते हैं इसको, जो सबसे पहला वाला इक्वेशन था इसको 1 दे देते हैं, दिस इज़ इक्वेशन 2 और ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हम एक रोटेटर के जैसा मान सकते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है
रोटेटर का हम कहें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर और दिस इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर जेड अपॉन 2 अल्फ़ा और दिस इज इक्वल्स टू हम डिनोट कर रहे हैं इसको टी से, इक्वेशन 4 दे देते हैं। अगर आपके सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है ज़ीरो जब इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर में है और वो या फिर मान सकते हैं न्यूक्लियस से बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर जेड अपॉन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू माइनस 2t इज़ इक्वल्स टू वी। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। हमने क्या कहा, या तो ये बहुत दूरी में है, अगर पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का ज़ीरो है, यहाँ पे हमको सिस्टम बताना पड़ेगा कि आपके सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी दूर में है या फिर न्यूक्लियस से पूरी तरह से हटा दिया गया है, तब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ये हो जाएगी। तो फिर टोटल एनर्जी की हम अगर बात करें, टोटल एनर्जी को अगर हम W से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी T प्लस V, यानी कि दिस इज़ इक्वल्स टू हम लोग ई स्क्वायर जेड अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस माइनस ई स्क्वायर जेड अपॉन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू माइनस टी, इसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या हो जाएगा आपका, T इज़ इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू हाफ एम अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पे शायद डॉट स्क्वायर हम ले रहे हैं तो दिस इज़ इक्वल्स टू 1/2 एम ए स्क्वायर। शायद डॉट आपका एंगुलर वेलोसिटी है एक्चुअली, एम अल्फ़ा स्क्वायर शायद डॉट 2 पाई एफ का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर आ जाएगा ये आपका 7। ठीक है, जहाँ पे जो शाई है वो हमने आपको बताया कि शाई डॉट जो हमने लिया हुआ है वो है आपका एंगुलर वेलोसिटी और f जो है वो फ्रीक्वेंसी है रिवॉल्यूशन का। तो फिर इक्वेशन में अगर काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा ई स्क्वायर जेड अपॉन 2t। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर हम इसको देते हैं 8। ओके, और अगर इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने t वाले इक्वेशन में, टी वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि जिसमें हाफ एम अल्फ़ा स्क्वायर वाली वैल्यू आई थी उसमें अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड अपॉन 2t होल स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन 9। अब ये जो है आपका पहला बोर का अजम्पशन। ठीक है, अब दूसरे अजम्पशन पे आते हैं। बोर ने दूसरा क्या अजम्पशन किया था? दूसरा अजम्पशन बोर का ये था कि हाइड्रोजन एटम के लिए था एक चीज़ ये कि 2 पाई टाइम्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो इक्वल टू इंटीजर टाइम्स प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग को एक डायग्राम में जाना होगा और हमको ये मानना होगा कि जो आपका एटम है वो एक रोटेटर की तरह से हम मानते हैं और जिसको बोर्स रोटेटर कहते हैं। ठीक है ना, और हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं कि जो आपका 2 पाई टाइम्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू इंटीजर टाइम्स एच, ये कुछ नहीं एच अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई वाला जो हम कहते हैं ये बिल्कुल वही है। इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर रहे हैं, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। इसका एक्सपेंशन हमको समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आगे ये हमको काफ़ी काम आने वाला है। एन इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 और इसको प्लैंक के कंडीशन से अप्लाई करके हम इसको एक्चुअली निकालने वाले हैं। तो प्लैंक का कंडीशन भी अप्लाई करेंगे, बोर का रोटेटर मान रहे हैं हम, और फेज़ स्पेस डायग्राम एक इसका बना लेंगे। यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि जो हमारा एटम है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक रोटेटर होता है, तो यहाँ पर ये अलग अलग हम इसका
कुछ इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये फाई है आपका और ये पी फाई है और ये 0 और ये 2 पाई, यहाँ पे है h/2 पाई, ये हो गया आपका 2h/2 पाई, इसी तरीके से 3h/2 पाई, इस तरीके से ये वैल्यूज़ जाते जाएंगी। तो असल में कहने का सेंस ये है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसको एक जो ग्राफ पॉइंट कर्व ये कहलाता है एक्चुअली। तो इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो करेगा तो एरिया जो है ग्राफ पॉइंट कर्व में वो इक्वल टू n टाइम्स h होती है। एरिया इज इक्वल्स टू n टाइम्स h, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने में जो रेडियस वेक्टर है उसको एक पूरा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई पूरा रिवॉल्व करना होगा। फेज बेस्ड डायग्राम से हम यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक सिलेंडर है सरकमफ्रेंस 2 पाई का और जो मोशन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ पॉइंट से और कांस्टेंट स्पीड का है और सर्कल्स जो हैं वो डिस्टेंस NH/2 पाई में रखी हुई हैं। ये आपको दिख रही है सिलेंडर में सर्कल्स अलग अलग। तो एरिया जो है यहाँ पे एरिया इनका H है, ये जैसे है इतने का एरिया H है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन आए थे बोर ने जो सेकेंड एजम्पशन लिया हुआ है, ये सेकेंड एजम्पशन के लिए जो हमने अभी 2 पाई वाला जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये वाला जो इक्वेशन नंबर 10 दे देते हैं इसको, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं शाई डॉट को 2 पाई से, 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो F इज़ इक्वल्स टू आपका 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर m अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन NH हो जाएगा। और F इज़ इक्वल्स टू आपने शुरू में जो इक्वेशन था आपका उसमें निकाला हुआ था, शुरू में कौन सा इक्वेशन T जहाँ पे निकाला था 1/2 ma स्क्वायर 2 पाई F वाला इक्वेशन 7, ये इक्वेशन जो है आपका यहाँ पर आप ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो F इज़ इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 2T अपॉन NH सिंपली। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो T इज़ इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2 पाई स्क्वायर m 2T अपॉन NH होल स्क्वायर E स्क्वायर Z अपॉन 2T होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर m e⁴z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, इसको आप इज इक्वल्स टू -w लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वेशंस को थोड़ा नंबर दे देते हैं। इक्वेशन 11 हो गया, ये हो गया आपका 12 और ये वाला इक्वेशन हो गया आपका 13। ये दूसरा एजम्पशन था। तीसरा एजम्पशन बोर का क्या था? तीसरा जो एजम्पशन है बोर ने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है स्पेक्ट्रल लाइन की वो प्रोपोर्शनल होगी डिफरेंस बिटवीन 2 स्टेट्स के। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगी? प्रोपोर्शनल होगी डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी स्टेट्स के, यानी एच न्यू इज इक्वल्स टू W2 माइनस W1 विच इज़ इक्वल्स टू T1 माइनस T2। इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको 14। तो अब हम 2 1 यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स बताने की ज़रूरत नहीं है। H जो है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब एनर्जी को अगर हम एक्सप्रेस करें न्यू बार के टर्म्स में तो फिर न्यू बार इज़ इक्वल्स टू आपके पास आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है m⁴z स्क्वायर अपॉन h क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दिस इज़ इक्वेशन नंबर आपका आ जाएगा 15 कि 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ आ गई आपकी यहाँ पे, क्योंकि h न्यू था इसीलिए ये h क्यूब बन गया। ओके, अब यहाँ पे न्यू बार रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक। और जो फ्रीक्वेंसी है वेव नंबर न्यू की, अगर हम डिवाइड करते हैं न्यू बार को वेलोसिटी
ऑफ लाइट से वेव नंबर के टर्म्स में अगर हम इसको लिखना चाहें, न्यू इज़ इक्वल्स टू न्यू बार अपॉन सी विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। तो न्यू इज़ इक्वल्स टू आप 2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर अपॉन सी एच क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 16 ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 17। और इसी को रिडबर्ग्स कांस्टेंट आर कहा जाता है, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको देते हैं 18, जहाँ पे ये आर जो है वो है आपका 2 पाई स्क्वायर, जैसा हमने कहा है, एम ई रेज टू 4 सी एच क्यूब। इक्वेशन नंबर 19। हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन z इज़ इक्वल्स टू 1, ये है आपका रिडबर्ग का कांस्टेंट। तो ये जो है एजम्पशंस बोर ने लिए हुए थे और फिर इसके आधार पर उन्होंने कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स भी बताया था। इसके आधार पर जो बोर की थ्योरी थी वो सक्सेस तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।